बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज़ such as mass, length, volume, density, speed, and force, etc. We divided them into scalars and vectors. तो कहते हैं कि हमारा जो है फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिकदारों के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैस, ठीक है, लेंथ लंबाई, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी है, स्पीड है और आपके पास फोर्स है। तो कहते हैं कि हमने इनको क्या किया है, स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर तकसीम कर लिया है। अब स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम इनको स्केलर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको समझते हैं कि स्केलर किनको कहते हैं और वेक्टर्स किनको कहते हैं। अब स्केलर्स क्या होता है जी। स्केलर्स, a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar। कि हमारे पास कहते हैं कि ऐसी तिबी मिकदार फिजिकल क्वांटिटी जो कि मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब हो जाए, बयान हो जाए, बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड अ स्केलर। तो यानी उसकी हम मैग्नीट्यूड बताएं तो वो सारी की सारी जो है बयान हो जाए। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है उसका आगे बता रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट। कहते हैं कि जो आपकी मैग्नीट्यूड है, इससे मुराद ये है कि आपके पास जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, उसकी मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल लफ्ज़ जो है वो निकला है नंबर से, मतलब कोई ना कोई नंबर हो, उसकी वैल्यू हो, उसका कोई ना कोई नंबर्स के अंदर हो कि 2, 3, 4, 5 कितनी चीज़ है, विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, और एक उसका ख़ास जो है मुनासिब यूनिट भी हो। जैसे हम जब चीनी लेने जाएं तो हम उन्हें कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी दे दें, ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी दे दें या 5 किलो चीनी भी कह देते हैं। तो अगर हम उन्हें जहाँ जाके कहें कि 5 मीटर चीनी दे दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मीन्स कि हमने अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं लगाया। या फिर हम उन्हें जाके कहें जनाब 5 तोले चीनी दे दें, ठीक है, तो वो चीनी जो है वो तोले में आ तो सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। या जो है हम कहें कि जो है आप जो है वो 5 फुट चीनी दे दें इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि जनाब सच एज़ 2.5 किलोग्राम और 1.8 मीटर। तो ये 1.8 मीटर जो है इससे हमें पता चल गया कि ये लंबाई है और जो 2.5 किलोग्राम है इट मीन्स कि ये मैस है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर आर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। तो ये स्केलर्स की अपना एग्जांपल्स हैं, जिनमें से यानी इसका हम जो ये सारी मिकदारें जो आपको दी गई हैं, इनमें अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट जो कि मिल के कम्बाइंड फॉर्म उसका नेम जो है वो है मैग्नीट्यूड, तो लिहाजा इनकी हम मैग्नीट्यूड सिर्फ बता दें, यानी मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा एप्रोप्रिएट यूनिट। तो अगर हम ये बता दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो है मुकम्मल डिस्क्राइब हो जाएंगी, कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है जी बॉक्स के अंदर। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये इसकी डेफिनेशन है और साथ में आपने एग्जांपल दे देनी है इस तरह से जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेंथ, मैस, टाइम वगैरह मैस की, और 2.5 kg और आपके पास ये जो 40 सेकेंड और 1.8 मीटर है, इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्केलर तो हमने पढ़ ली, समझ भी आ गई कि ऐसी ऐसी मिकदारें जिनका हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बताएं और मुकम्मल तौर पे वो बयान हो जाएं और कोई मसला ना रहे समझने में, तो वो होती हैं स्केलर। अब वेक्टर क्या होती हैं जी। वेक्टर
कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। तो अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि उसकी डायरेक्शन का भी हमें पता होना चाहिए, सीमत का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ, फ़र्ज़ कि आप एक जगह पे खड़े हों, अगर मैं कहूँ कि जनाब आप जो है वो 5 कदम चलें, आप कहेंगे सर मुझे काइंडली बताएं मैं कहाँ को चलूँ, 5 कदम, दाएं चलूँ, बाएं चलूँ, आगे चलूँ, पीछे चलूँ। तो इट मीन्स कि जो मैंने आपको बात कही कि 5 कदम आपने चलना है, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आई कि किस तरफ को जाना है, ठीक है। आगे आपकी दीवार है, मैं कहूँ आप सीधा दीवार की तरफ मुँह और मैं कहूँ 5 कदम चलें, तो आप कहेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि सर आप क्या कह रहे हैं, मैं दीवार के अंदर से कैसे जा सकता हूँ। तो इट मीन्स कि मेरी बात कंप्लीट तब होगी जब मैं उन्हें कहूँगा कि 5 कदम पीछे आओ, 5 कदम आगे जाओ, तो किस तरफ को जाओ, ठीक है। तो ऐसी जो है हमारे पास मिकदारें जिनके लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो वेक्टर्स कहलाती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की एग्जांपल है वो है वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड देखें, आप ऊपर जो था आपके पास स्पीड था, ठीक है, और नीचे आपके पास है वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है जो कि हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी था। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गई, ठीक है, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया और एक्सेट्रा। अब डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास वेक्टर है, जबकि जो डिस्टेंस है, लेंथ है आपके पास, लंबाई है, वो स्केलर है। तो लिहाजा लेंथ में यानी कि आपके पास डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में भी फ़र्क होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कि इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेमानी होगा कि अगर हम जो है वो वेक्टर्स को बताएं और डायरेक्शन बताएं ना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस। इसकी क्या मिसाल है? कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप क्या करें, एक प्लेस ले लें। फ़र्ज़ किया ये मैंने प्लेस ले ली, जनाबे वाला ये प्लेस है, ठीक हो गया। अब कहता है कि आपने क्या ले लिया, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस ले ली, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जनाब एक ये पॉइंट है, ठीक है, और ये आप प्लेस है। अगर मैं कहता हूँ कि जनाब इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में 5 मीटर चलेंगे तो आपकी जो है वो घर आ जाएगा, फिर तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जनाब इस पॉइंट से आपने 5 मीटर चलना है, ठीक है, मैं ये नहीं बताता कि जाना किस डायरेक्शन में है, तो आप तो जनाब बड़े परेशान हो जाएंगे। कभी आप 5 मीटर इधर को चलेंगे, ठीक है, जिस तरह आपने घर का रास्ता बताना हो किसी को, तो आप क्या कहें, जनाबे वाला हमारा घर इधर है और आपने ये जो शॉप है ना, शॉप, इससे आपने आना है 5 मीटर। अब आप उसे ये बताएं ना कि 5 मीटर जो है वो मशरिक़ की तरफ जाना है, मगरिब की तरफ जाना है, शुमाल की तरफ जाना है, जुनूब की तरफ जाना है, किधर जाना है भाई? तो आप उसे बताएंगे कि सर ये जो शॉप है, शॉप से आपने मशरिक़ की तरफ आना है, 5 मीटर तो मेरा घर आ जाएगा। तो इस तरह आप सिमत बताएंगे किसी आने वाले को, तो वो ईज़िली समझ जाएगा। वरना क्या होगा, वो किसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आपको कह दूँ कि ये है आपका घर, ठीक है, घर, प्यारा घर, और ये है जनाब रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे कोई आपका मिलने वाला खड़ा है, ठीक है। अब वहाँ से आपके घर का है 5 मीटर का फासला। तो अब आप उसे बताएंगे ना कि भाई 5 मीटर का फासला, फ़र्ज़ करेंगे मशरिक़ है आपकी, ठीक है, तो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मशरिक़ है जी, मशरिक़, ठीक है। तो आप उसे बताएंगे कि जनाबे वाला मशरिक़ की जाने 5 मीटर आए, मेरा घर आ जाएगा, मैं बाहर खड़ा हूँ घर के। लेकिन अगर आप उसे नहीं बताते, आप कहते हैं जी 5 मीटर वहाँ से ना और चल लो, अब वो जनाब इधर को भी जा सकता है 5 मीटर, इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है। तो ये मीनिंगलेस होगा, बेमानी होगा अगर आप उसे डायरेक्शन जो है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस। तो कहता है कि अगर हम नहीं, जैसे अभी एक प्लेस है, एक जगह है, उसका डिस्टेंस बता दिया जाए एक ख़ास पॉइंट से, और उसका जो है वो डायरेक्शन ना बताई जाए, तो फिर इनसफिशेंट होगा, नाकाफ़ी होगा लोकेट करने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज़ आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। कहता है कि हमें जो है इस पॉइंट से घर तक जाने के लिए क्या चाहिए,
डायरेक्शन चाहिए, सिमत चाहिए, अभी किस सिमत में हमने जाना है 5 मीटर। तो डायरेक्शन अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास काम गड़बड़ हो जाएगा और हमें जो है वो प्लेस नहीं मिल सकती, और जब मिलेगी भी तो बहुत तगो बड़ी मेहनत के बाद जाके मिलेगी। देखिए ना, अब ये जो है आपका इधर जाएगा कहाँ जाएगा, फिर आखिरकार हो सकता है कि अचानक जो है वो उसकी किस्मत जागे और वो सीधा आपके घर की तरफ आ जाए। तो जी हमारी इसकी डेफिनेशन है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो डिस्क्राइब होती है, मुकम्मल कब होती है, तब होती है जब मैग्नीट्यूड बताएं और साथ डायरेक्शन भी बताएं। तो लिहाजा इसमें आपने साथ में एक और वर्ड लिख लेना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पीछे वाली जो स्केलर थे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड तक था, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, यानी सिमत भी चाहिए। अब एक और एग्जांपल आपको दे रहा है जी, कह रहा है कंसीडर अ टेबल एज शोन इन द फिगर 2.13, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, कहता है कि आपके पास जो फिगर में नज़र आ रहा है 2.13A में, ये वाला, ठीक है, ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, प्यारा सा टेबल है। तो इस पे कह रहा है कि आपको कुछ दो फोर्सेस जो हैं वो लगाई नज़र आ रही हैं। देखिए F1 भी इधर को है, ठीक है, और F2 भी इधर को लग रही है। तो क्या होगा, ये जो है आप फ़र्ज़ करेंगे दो आदमी जो है ना इसको पकड़ के टेबल को इस तरफ को खींच रहे हैं, ठीक है, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया। तो अब क्या होगा, टेबल इस तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, इस तरफ को मूव करना शुरू हो जाएगा। और अब क्या हो, अगर टू फोर्सेस, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन सच एज इंडिकेटेड इन द फिगर 2.13। ठीक है, इस वाले में क्या है, दोनों आदमी एक तरफ को खींच रहे हैं, और इस वाले में क्या हो, दोनों आदमी जो है वो एक तरफ होने की बजाय एक आदमी उतनी ही फोर्स से इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी उतनी ही फोर्स से इधर खींच रहा है। तो क्या टेबल मूव करेगा? बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की फोर्सेस बराबर हैं। टेबल कहेगा भाई मैं किसी तरफ भी नहीं जाता, मैं दरमियान में ही हूँ, आप पहले जो है ना वो लड़ लो। तो लिहाजा वो जब आपस में खींचातानी करेंगे बिल्कुल, तो फिर क्या होगा, टेबल मूव नहीं करेगा। तो वही बता रहा है आपको, कह रहा है कि जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, फ़र्क है। तो इट मीन्स कि हमारी डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में थी तो टेबल मूव कर रहा था, लेकिन जब एक फोर्स की डायरेक्शन ये है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास टेबल मूव नहीं कर रहा। तो इट मीन्स डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिस सर्टेनली द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों सिचुएशन कहता है कि डिफर है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल। तो कहता है कि इनके दरमियान फ़र्क जो है वो डायरेक्शन की वजह से है। जो फोर्स लग रही है ऊपर वाले में, दोनों फोर्सेज एक तरफ को लग रही हैं, और नीचे वाला जो है पिक्चर आपके पास बी, उसमें एक फोर्स दाएं जानिब है और दूसरी बाएं जानिब। थस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट। तो कहता है कि जब हम बयान करेंगे फोर्स को तो ये नामुकम्मल होगी, कब, इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन, जब हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। सिमिलरली व्हेन वी से, कहता है बिल्कुल इसी तरह जब हम कहते हैं कि वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, कि जब हम कहते हैं कि मैं जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूँ टूवर्ड द नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। तो जब हम बताते हैं कि जनाब मेरी स्पीड इतनी है और मैं इस तरफ को जा रहा हूँ, तो फिर हम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बता रहे होते हैं। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते तो वो फिर क्या होगी, जो है वो स्केलर होगी। तो ये बता रहा है कि जनाब आपको टू फोर्सेस F1 एंड F2 बोथ एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ए और बी को जो उसने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद है जी हमारे पास, कह रहे कि टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर, ठीक है, वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स। हम क्या करते हैं, बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं। बोल्ड मीन्स गहरे, जो मोटे मोटे अल्फाज होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज सच एज F, A एंड D। तो देखें F और A और D ये जो है आपको बोल्ड लिखे नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और किस तरह लिख सकते हैं, a bar on arrow over their symbols such as F bar, A bar, D bar, और F के ऊपर एरो, A के ऊपर एरो, D के ऊपर एरो। तो तीन तरीके उसने आपको बताए हैं कि या तो आप उसको बोल्ड कर देंगे,
या उनके ऊपर बार्स डाल देंगे या फिर उनके ऊपर एरोज जो है वो छोटे छोटे पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा। उसके बाद जी तो फिर स्केलर को किस तरह शो करेंगे, जब इतने सारे तरीके वेक्टर के ही हैं तो स्केलर जो होगा वो बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। जब आप उसे बोल्ड नहीं करेंगे और ना बार डालेंगे ना ही उसके ऊपर जो है वो एरो डालेंगे, सिंपल जो है वो लिखेंगे नंबर, उसे गहरा भी नहीं करेंगे अल्फ़ाबेट को, तो वो फिर आपकी स्केलर की रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद है जी ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। कहते हैं कि जो हम अब ग्राफिकली ग्राफ के अंदर अगर हम यूज़ करेंगे पिक्चर के अंदर, तो फिर कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, एरो हेड, जो उसका सर होता है वो क्या होता है, एक तीर नुमा सा होता है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी gives the magnitude of the vector on a selected scale, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है ए और बी की वो बताता है कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की या मिकदार जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक हो गया। और जो इसकी लंबाई है ये हमें बताती है उसकी मैग्नीट्यूड, कि अगर फ़र्ज़ किया 2 होगा तो इतना, और अगर 4 होगा तो फिर हम ग्राफ के अंदर शो कर रहे होंगे तो 4 को डबल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी जो है वो हमारे पास मिकदार की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। एग्जाम्पल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकली इसको किस तरह से करते हैं ये भी आप राइट आउट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी कर लें और पिक्चर भी इसकी बनाएंगे, ठीक है आप। और ये वाला पैराग्राफ भी आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो ये डेफिनेशंस बहुत लिखेंगे और इनकी एग्जांपल भी लिखेंगे, जैसे ये वाली एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपने ये अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ जो अगली डेफिनेशन है वो सारी इससे रिलेट करेंगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।